थे? जेनर डायोड क्या पढ़ रहे थे, जरा देखो। क्या क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 किए हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 25 किए हैं क्या? नहीं किए हैं, ठीक है, ओके। तो जेनर डायोड के विषय में पहला बात जो हम कह सकते हैं, जेनर डायोड, हालांकि ये लिखा हुआ होगा फिर भी आप देखिए कि पहला बात ये, जेनर डायोड ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस्ड पोजीशन। पहला चीज तो ये था। दूसरा ये कि जेनर डायोड का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ जेनर डायोड, वो क्या है? इस ढंग से हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं और इसी में अगर ऐसे कर देते हैं, जेड टाइप का बना देते हैं, तो ये सिंबल हो गया जेनर डायोड का। तीसरा बात अगर हम कहें तो आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ ऑफ जेनर डायोड। तो एक बात ये तो क्लियर है कि चूंकि हमेशा रिवर्स बाइस्ड पोजीशन में काम करता है, तो इसका जो आईवी ग्राफ होगा वो रिवर्स बाइस्ड वाला ही होगा। ये भी और ये आई है, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। और इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां तक आई थिंक हम लोग किए हुए हैं। और इसी में एक चीज और कह सकते हैं कि आखिर इस जेनर डायोड का यूटिलिटी क्या है, आखिर जेनर डायोड का क्या उपयोग है। और दूसरा बात ये कि हमेशा ये रिवर्स बाइस्ड पोजीशन में ही क्यों काम करता है। तो इसमें एक चीज ये है कि जो याद भी रखना है कि जेनर डायोड, जेनर डायोड वर्क्स एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये कैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, इसको अगर देखा जाए तो एक मान लीजिए कि सोर्स है, इस ढंग से है और इसका वोल्टेज वेरिएबल है। इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए हैं और इस रेजिस्टेंस को हम आर कह देते हैं। और यहां पर हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का मतलब है कि यहां पर हम जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करना चाहते हैं, इस ढंग से हम कनेक्ट कर दिए। तो एक बात यहां पर क्लियर है कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हमेशा अवेलेबल होगा, मतलब कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको आप आउटपुट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का अगर बात करें तो दिस इज वी नॉट इक्वल टू वी माइनस आई आर, वी नॉट इक्वल टू वी माइनस आई आर। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है, दिस इज V माइनस आई आर। और चूंकि ये वेरिएबल वोल्टेज है, तो अगर यहां पर ये जो सोर्स वोल्टेज है उसका अगर फ्लक्चुएशन हुआ, अगर ये सोर्स वोल्टेज बढ़ा या घटा, तो इस लोड के अक्रॉस ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी बढ़ेगा और घटेगा। और सडनली अगर वोल्टेज बहुत हाई हो गया तो इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज भी बहुत हाई हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो जल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसी इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर सोर्स वोल्टेज बढ़े या घटे, सोर्स वोल्टेज बढ़े या घटे, ये जो आउटपुट वोल्टेज है, मतलब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अवेलेबल हो वो अगर कांस्टेंट अवेलेबल हो, तो यहां पर इस वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का इस इंस्ट्रूमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज अवेलेबल हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर एक जेनर डायोड कनेक्ट कर देते हैं। और ये जेनर डायोड इस ढंग से अगर हम कनेक्ट कर दिए, ऑब्वियस है कि ये जेनर डायोड है। और ये बात भी क्लियर है कि जेनर डायोड चूंकि रिवर्स बाइस्ड पोजीशन में काम करता है, तो रिवर्स बाइस्ड में होने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड नेगेटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड विथ पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब कि ये जेनर डायोड पहला तो रिवर्स बाइस्ड पोजीशन में है। अब आप बोलिएगा कि जेनर डायोड के कनेक्ट होने से इस लोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज कैसे अवेलेबल होगा, उसको आप समझिए। मान लीजिए कि अगर वोल्टेज कम है, नॉर्मल वोल्टेज है, तब तो ये जो जेनर डायोड है चूंकि रिवर्स बाइस्ड पोजीशन में है, तो इधर से कोई करंट फ्लो तो कर नहीं रहा है, क्योंकि जो जो पीएन जंक्शन डायोड है वो अगर रिवर्स बाइस्ड पोजीशन में होता है तो करंट इज जीरो, करंट इज ऑलमोस्ट जीरो। मतलब कि जब यहां पर वोल्टेज कम है तो इस जेनर डायोड का कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। और चूंकि इस जेनर डायोड का कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो इधर से करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट जाएगा इधर से जाएगा और इसके क्रॉस वोल्टेज अवेलेबल होगा, एंड आउटपुट वोल्टेज इज V माइनस आई है। अब अगर ऐसा हो कि सडनली इसका वोल्टेज बहुत हाई हो जाए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन में अगर सोर्स का वोल्टेज सडनली हाई हो गया तो हेवी करंट फ्लो कर जाएगा। और हेवी करंट अगर फ्लो हुआ, जैसे ही वोल्टेज हाई हो गया, तो ये जो जेनर डायोड है वो तो ब्रेकडाउन रीजियन में आ जाएगा। और जैसे ब्रेकडाउन रीजियन में आएगा तो हेवी करंट फ्लो करने लगेगा। मतलब कि जैसे ही वोल्टेज बहुत हाई हुआ, वैसे ही ये जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजियन में चला जाएगा और सारा करंट इधर से ही पास कर जाएगा। इधर तो जितना करंट फ्लो करना था उतना ही करंट फ्लो करेगा। मतलब कि इसके अक्रॉस जो अवेलेबल वोल्टेज जितना पहले था उतना ही रहेगा। वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस दिस लोड विल रिमेन कांस्टेंट। इसको आप दूसरे ढंग से भी आप कह सकते हैं कि जैसे ही भी बढ़ेगा, जैसे ही भी बढ़ेगा, वैसे ही करंट बिकम्स वेरी हाई। हालांकि वो करंट इधर से पास कर रहा है, तो नेचुरल है कि करंट अगर बहुत हाई हो गया
भी बढ़ने से आई आर भी हाई हो गया, तो भी माइनस आई आर विल रिमेन कांस्टेंट। नहीं आया समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं? जैसे ही वोल्टेज बढ़ा तो हेवी करंट फ्लो हुआ, और हेवी करंट फ्लो हुआ तो किधर से फ्लो किया? जेनर डायोड से किया। तो इसमें तो ज्यादा करंट फ्लो हो गया, तो भी बढ़ा तो आई भी बढ़ा, तो भी माइनस आई आर तो उतना ही रह गया जितना कि पहले था। अरे भी अगर 10 वोल्ट बढ़ा तो आई आर, आई बढ़ने के कारण आई आर भी तो बढ़ा, तो भी माइनस आई आर तो सेम ही रह गया। मतलब कि इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अवेलेबल है वो सेम रह गया, चाहे इस सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हुआ भी, अगर सडनली इसका वोल्टेज बढ़ा भी तो करंट हैवी हुआ। करंट हैवी होने के कारण इसमें ड्रॉप ज्यादा हो गया, ड्रॉप ज्यादा होने के कारण इसके क्रॉस या इसके क्रॉस जो वोल्टेज अवेलेबल है वो तो सेम ही रह गया, लेकिन ज्यादा करंट जो फ्लो किया, चूंकि ये ब्रेकडाउन रीजन में चला गया, तो ये करंट ऐसे ही फ्लो कर गया, ये करंट यहां से चल के यहां पर नहीं पहुंचा, और जैसे वोल्टेज फिर कम हो गया तो फिर ये ब्रेकडाउन रीजन में आ गया, फिर इधर से करंट फ्लो करना बंद हो गया, और फिर इधर से करंट जितना पहले फ्लो कर रहा था उतना ही फ्लो किया, तो भी माइनस आई आर अगेन पहले जैसा ही रहा। मतलब कि यहां पर वोल्टेज बढ़े, सप्लाई वोल्टेज बढ़े या घटे, दोनों ही परिस्थिति में इस इस लोड के एक्रॉस, इस इंस्ट्रूमेंट के एक्रॉस जो अवेलेबल वोल्टेज है वो ना तो बढ़ता है और ना तो घटता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जेनर डायोड बेसिकली एक वोल्टेज स्टेबलाइजर के तरह काम करता है। सोर्स का वोल्टेज बढ़े या घटे, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अवेलेबल होना चाहिए वो सेम ही रहता है। एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनर डायोड। इसीलिए इस जेनर डायोड को वोल्टेज स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। समझ में आया? समझ में आया? ओके, नोट कर लीजिए इसको। इसीलिए बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में इनबिल्ट, उस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में इनबिल्ट बेसिकली जेनर डायोड लगा हुआ होता है, जिससे कि आपके घर का वोल्टेज में अगर थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ भी तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अक्रॉस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना हो, जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई हो, और इसके लिए उस इंस्ट्रूमेंट में एक इनबिल्ट बेसिकली जेनर डायोड लगा हुआ होता है। समझ में आया? ओके, नोट कर लीजिए।
जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए, क्या कह रहा है। एक्चुअली 25 में यही डायग्राम है। यहाँ पर ऐसे है, रेजिस्टेंस है, यहाँ एक जेनर डायोड है ऐसे, और यहाँ पर मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज है, और ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये तो वेरिएबल वोल्टेज है, और यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, और ये जो आउटपुट मिलना चाहिए वो एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए। यही है मतलब कि इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए, और ये हमको पता है कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू V माइनस IR। ये चीज हमको पहले से पता है, ये जेनर डायोड है, ये रेजिस्टेंस R है। अब कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जेनर ऑफ पावर रेटिंग 1 वाट। जेनर, ये जो जेनर डायोड है इसका पावर रेटिंग है 1 वाट। मतलब ये कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अवेलेबल होगा और इसमें जो करंट ब्रेकडाउन के समय फ्लो करेगा उसका पावर 1 वाट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो। मतलब कि आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ जेनर डायोड इज इक्वल टू P इक्वल टू 1 वाट। ये दिया हुआ है। पावर का मतलब हुआ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग वो कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 वाट के बराबर। VI कितना होना चाहिए, 1 वाट होना चाहिए। अब आगे कहता है इफ जेनर हैज ए ब्रेकडाउन ऑफ 5 वोल्ट। मतलब कि जेनर डायोड 5 वोल्ट पर ब्रेकडाउन रीजन में जाता है। जैसे ही इसके अक्रॉस 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट या उससे ज्यादा होगा, तो ये किस में चला जाएगा, ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। और अगर इसी पर अगर हम लिखना चाहते हैं तो दिस इज VI इक्वल टू 1 वाट, और जब वोल्टेज 5 होगा तो नेचुरल है कि I कितना हो जाएगा, 1/5, एंड दिस इज 0.2 एम्पियर। मतलब इधर से करंट कितना फ्लो करेगा, 0.2 एम्पियर। आगे क्या कहता है, इस इस सिस्टम को एक फ्लक्चुएटेड वोल्टेज सिस्टम से कनेक्ट कर दिए हैं, जिसका वोल्टेज का फ्लक्चुएशन 3 वोल्ट से 7 वोल्ट तक होता है। तो भैया जब 3 वोल्ट होगा इसका,
तो फिर तो ये ब्रेकडाउन रीजियन में आएगा ही नहीं, ये तो रिवर्स बायस पोजीशन में होगा। तो जो भी करंट होगा वो सीधे सीधे ऐसे फ्लो करेगा, इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही इसके अक्रॉस वोल्टेज यहां पर 5 वोल्ट से ज्यादा हुआ, किसके अक्रॉस? जेनर डायोड के अक्रॉस जैसे ही वोल्टेज 5 वोल्ट हुआ, वैसे ही वैसे ही ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा और उस स्थिति में करंट इधर से ही फ्लो करेगा। और अगर हम यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज अवेलेबल बात करें तो V नॉट इक्वल टू V माइनस आई आर। और यहाँ पर आप देखिए, जब इसके अक्रॉस वोल्टेज अवेलेबल 5 है और ये कब है 7 है, तो करंट कितना फ्लो हो जा रहा है? 0.2 इंटू आर, और इसी को लिख सकते हैं 0.2 आर इक्वल टू 7 माइनस 5 मतलब 2। इसलिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2/0.2 मतलब कि 10 ओम। दिस आंसर। अगर इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हुआ तो जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन यहाँ पर हो रहा है उसका इम्पैक्ट आउटपुट वोल्टेज पर नहीं पड़ेगा। इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन से ये जेनर डायोड इस इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट कर देगा। और इसके लिए यहां रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 ओम। क्लियर है? नोट कर लीजिए। RL मतलब लोड रेजिस्टेंस है भाई। फाइव नहीं 3 होगा। कहाँ 5 नहीं 3 होगा? अरे क्या फालतू वाला बात कर रहा है। इसका जब वोल्टेज ज्यादा होगा तभी तो ये इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली डेंजर है। और ऐसे स्थिति में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जेनर डायोड लगा हुआ है। तो अगर इसका वोल्टेज ज्यादा हो गया, कितना हो गया 7, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ऑलरेडी दे रहा है ब्रेकडाउन रीजियन में। कब जाएगा? जब इसके अक्रॉस 5 वोल्ट हो। तो इसमें जो ड्रॉप हुआ वो कितना के बराबर होगा? यहाँ पर अगर आप आई लिखते हैं तो आई इंटू आर 2 हुआ, इसलिए आर इक्वल टू 2/आई, 2 डिवाइडेड बाय 0.2 मतलब 10 ओम। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। इसमें सोचने का तो, ये तो हम जबरदस्ती का थोड़ा सा ज्यादा समझाने का कोशिश किए, क्योंकि 5 वोल्ट जब ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका क्या है? 5 वोल्ट, और पावर इसका क्या है? 1 वॉट। तो करंट कितना फ्लो करेगा? 0.2।
अब हम लोग बात करते हैं अब हम बात करते हैं एक अलग चीज का, दैट इज ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर के विषय में आप जो भी जानते हैं वो बताइए। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? नाम तो सुने होंगे। तो ट्रांजिस्टर के विषय में जो भी आप बोल सकते हैं उसको बता सकते हैं। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? कलरफुल। ट्रांजिस्टर मतलब कलरफुल। ब्लैक स्मॉल बॉडी। ट्रांजिस्टर मतलब ब्लैक। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से कुछ रिलेटेड है। स्विच है। नम्रता वर्मा, सानिध्य। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ए केबल। हो गया, बहुत हो गया। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक सिस्टम ऑफ थ्री सेमीकंडक्टर्स। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक सिस्टम ऑफ थ्री सेमीकंडक्टर्स। तो आप बोलेगा कि तीन टाइप का सेमीकंडक्टर तो हम जानते ही नहीं। हम तो दो ही टाइप का सेमीकंडक्टर जानते हैं, एक एन टाइप का और दूसरा पी टाइप का। तो ये तीसरा टाइप का कौन हो गया भाई? इसीलिए हम तीन टाइप नहीं बोले, हम क्या बोले कि ट्रांजिस्टर एक सिस्टम ऑफ थ्री सेमीकंडक्टर्स। ट्रांजिस्टर एक सिस्टम ऑफ थ्री सेमीकंडक्टर्स है। तो नेचुरल है कि जब टाइप दो ही का है, पी टाइप और एन टाइप, तो तीन सेमीकंडक्टर होने के लिए या तो तीनों सेम हो, तो फिर तीनों सेम हुआ तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। दूसरा हो सकता है कि दो सिमिलर हो और एक डिसिमिलर हो, दो एन टाइप का हो और एक पी टाइप का हो, या दो पी टाइप का हो और एक एन टाइप का हो। मतलब ये कि जो ट्रांजिस्टर है एक सिस्टम ऑफ थ्री सेमीकंडक्टर्स है। तो आप बोलेगा इस सिस्टम का क्या मतलब है भाई? क्या हम दो एन टाइप को एक हाथ में रख लें, एक पी को दूसरे हाथ में रख लें, तो क्या ये ट्रांजिस्टर बन गया? नहीं बना। जब जो डिसिमिलर टाइप का सेमीकंडक्टर है, डिसिमिलर का मतलब क्या हुआ? दो अगर एन टाइप का है तो उसमें एक पी टाइप का होगा और पी क्या हो गया? डिसिमिलर हो गया। दो अगर पी टाइप का है तो तीसरा क्या हो गया? एन टाइप का हो गया। तो ये एन टाइप वाला क्या हो गया? डिसिमिलर हो गया दोनों के रिस्पेक्ट में। जब जो डिसिमिलर टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको अगर दो सिमिलर
सेमीकंडक्टर्स के बीच सैंडविच करते हैं। अब ये तो सुना सुना लग रहा होगा, सैंडविच करना। सैंडविच तो सबको पता है कैसे बनाते हैं सैंडविच। हाँ, भूख तो अलग बात है, हम तो पूछ रहे हैं भाई कि बनाते कैसे हैं। एक ब्रेड ये होता है, एक दूसरा ब्रेड है, और बीच में दोनों के बीच में कुछ मटेरियल रख देते हैं, लेकिन वो ब्रेड नहीं होता है, डिसिमिलर टाइप का कुछ भी होता है। दोनों के बीच में ब्रेड रख दीजिए, दोनों के बीच में मान लीजिए बटर रख दीजिए, ब्रेड नहीं, दो ब्रेड के बीच में बटर रख दीजिए, दो बेच के बीच में चीज रख दीजिए, कुछ और भी रख दीजिए, वो तो आलू रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। लेकिन ऊपर वाला ब्रेड और नीचे वाला ब्रेड क्या है, सिमिलर है। और इस दोनों सिमिलर ब्रेड्स के बीच में एक डिसिमिलर मटेरियल चाहे जो भी हो, उसको अगर रख देते हैं, तो ये जो सिस्टम ऑफ थ्री बॉडीज बनता है, इसी को तो हम कहते हैं सैंडविच करना। हालांकि हालांकि अगर हम यहाँ पर दो सिमिलर सेमीकंडक्टर्स के बीच में, मान लीजिए दो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, और इसके बीच में अगर एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर रख दे, या दो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसमें के बीच में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को सैंडविच करते हैं। दो सिमिलर सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक डिसिमिलर सेमीकंडक्टर को जब सैंडविच करते हैं, तो ये जो सिस्टम ऑफ थ्री सेमीकंडक्टर्स बनता है, ये जो सिस्टम ऑफ थ्री सेमीकंडक्टर्स बनता है, इसी को हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो नेचुरल है कि अगर हम आपसे पूछें कि सेमीकंडक्टर क्या, ये ट्रांजिस्टर क्या है, तो क्या बोलिएगा कि जब एक डिसिमिलर सेमीकंडक्टर को दो सिमिलर सेमीकंडक्टर के बीच सैंडविच करते हैं, तो ये जो सिस्टम ऑफ थ्री सेमी कंडक्टर्स बनता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिस्टर। तो एक बात इससे अपने आप, इस डेफिनेशन से अपने आप हमको ये पता चल गया कि जो ट्रांजिस्टर है वो दो टाइप का होगा। एक वो होगा जिसमें कि दो पी सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर को सैंडविच करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पी एन पी ट्रांजिस्टर। और एक दूसरा होगा कि दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को सैंडविच करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एन पी एन ट्रांजिस्टर। मतलब कि ट्रांजिस्टर दो टाइप का हो गया, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। और इसी बात को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर इज ऑफ टू टाइप्स। इसमें से एक को बोल सकते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर, और दूसरे को बोल सकते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब अगर हम किसी एक का बात करें, तो मान लीजिए कि हम बात करते हैं
एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के विषय में बात करें तो इस ढंग का स्थिति है। ये ऐसे है, ये हो गया एन टाइप का, ये भी हो गया एन टाइप का, दोनों सिमिलर टाइप का हो गया, और दोनों के बीच में ये जो है ये डिसिमिलर टाइप का है, मतलब पी टाइप का है। चूंकि ये एन टाइप का है इसलिए इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है। इसमें भी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, और ये पी टाइप का है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स है। अब बात एक चीज ये है कि ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को ही हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। लेकिन बात एक चीज दिमाग में आता है कि भाई ये जैसा है वैसा ही ये भी है, दोनों सिमिलर ही है, तो दोनों में कुछ अंतर है क्या? तो इसमें से एक को बोलते हैं, इसमें से एक को बोलते हैं इमीटर, और दूसरा जो सिमिलर टाइप वाला ही है दूसरे को बोलते हैं कलेक्टर। एक को बोलते हैं इमीटर और दूसरे को क्या बोलते हैं, कलेक्टर। और इस दोनों सेमीकंडक्टर्स के बीच में ये जो सैंडविच्ड है, जो फंसा हुआ है, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। मतलब कि ट्रांजिस्टर को आप अगर 3 पार्ट्स में कह रहे तो उसमें से एक पार्ट क्या कहलाता है, इमीटर, दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, कलेक्टर, और तीसरा पार्ट क्या कहलाता है, बेस। तो आप बोलिएगा हम इस दोनों में से किसी को भी इमीटर या किसी को भी कलेक्टर बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं बोल सकते। जो इमीटर होता है, जो भी इमीटर होगा, ठीक है एन टाइप ही है, लेकिन जो इमीटर होगा, जिसको भी हम इमीटर के तरह यूज करेंगे, दैट शुड बी हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड का मतलब क्या हुआ कि ये जो बेसिकली एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, दैट इज हाईली डोप्ड। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जब हम कोई पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड करते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, और इसमें कितना चार्ज कैरियर्स होगा ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं उसका कितना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हम ऐड करते हैं, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में हम डोप करेंगे, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा और उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी भी होगा। क्लियर है? इसलिए जो इमीटर बनाया जाता है इसमें जो जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो बहुत हाई अमाउंट में करते हैं, इसीलिए इस इमीटर को बोलते हैं
इट इज हाईली डोप्ड। ये जो बेसिकली है कलेक्टर, ये कलेक्टर में भी हम पेंटावेलेंट एलिमेंट ही ऐड कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत हाई इम्प्योरिटी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल होता है उतना ही हो, मतलब इसको बोलते हैं मॉडरेटली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड। और ये जो बेस है, बेस एक तो आप देख रहे हैं साइज वाइज थिन है, जो 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 बेसिकली बेस है, जो दोनों सिमिलर कंडक्टर्स के बीच में फंसा हुआ है, वही बेस है। और ये जो बेस है एक तो थीन होता है, बल्कि थोड़ा मोड़ा थीन नहीं, बहुत थीन होता है। और दूसरा, इसमें जो हम इम्प्योरिटी को डोप करते हैं उसका कंसंट्रेशन भी बहुत कम होता है। और कम कंसंट्रेशन के इम्प्योरिटी को अगर हम डोप करते हैं तो इसी को बोलते हैं थीनली डोप्ड। थीनली डोप्ड का मतलब हुआ कि जो इम्प्योरिटी हम डोप कर रहे हैं उसका नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल। इसलिए यहां पर बेस एक तो थीन होता है, इट इज थीन एंड थीनली डोप्ड। बात समझ में आया? इट इज थिन का मतलब हुआ कि साइज वाइज इसका थिकनेस बहुत कम होता है। और थिनली डोप्ड का मतलब होता है कि जो इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम है वो भी बहुत कम होता है। अब बात एक चीज और एराइज होगा आपके दिमाग में कि ये बात तो चलो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी हमको ट्रांजिस्टर बनाने का जरूरत पड़ेगा तो दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप डाल देंगे, या दो पी टाइप के बीच में एन टाइप डाल देंगे। तो क्या हम ऐसा ही हर जगह पर, हर सर्किट में ऐसे ही हम दिखाएंगे? तो नहीं, बल्कि ट्रांजिस्टर का सिंबल भी है। और यहां पर लिख सकते हैं द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर बेसिकली आप ऐसे सोचिए कि एक लाइन ऐसे खींच दिए और यहां पर हम एक लाइन ऐसे खींच दिए, और ऑब्वियस से एक लाइन ये भी हो गया, और इस एक लाइन इस दोनों के बीच में हो गया। तीन लाइन होना भी चाहिए क्योंकि इसमें तो तीन सेमीकंडक्टर है, तो तीन लाइन तो बनता है। ऑब्वियस है कि दोनों के बीच में कौन है? बेस। तो इस दोनों के बीच वाला ये जो है इसको हम बोलते हैं बेस। सही है। और इस दोनों में से किसी एक को कलेक्टर और दूसरे को इमीटर कहते हैं। तो इसको अगर हम कलेक्टर कह दिए तो ये वाला इमीटर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप बोलेगा तो हम इसी को इमीटर कर देते, इसको कलेक्टर, पहचानेंगे कैसे कि कौन इमीटर है और कौन कलेक्टर है? तो इसके लिए जिस पर हम एरो दे देते हैं, जिस पर हम एरो दे देते हैं, समझिए कि वो इमीटर हुआ, वो क्या हो गया? कलेक्टर हो गया। तो ये जो इस ढंग से ये ट्रांजिस्टर हमको मिला, ट्रांजिस्टर तो दो टाइप का होता है, एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी। तो ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर हुआ?
इसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। मतलब ये कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो जो है वो दूर के तरफ होता है। लेकिन अगर हमको पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना हो, अगर हमको पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना हो, तो जो सिंबल हो जाएगा इसका, ये तो है ही एक, तो ये तो नेचुरल है कि ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इमीटर भी हो जाएगा, और इमीटर है तो इस पर एरो भी देना पड़ेगा। लेकिन एरो जो देते हैं वो अगर टूवर्ड्स दिस ट्रांजिस्टर एरो अगर हम ऐसे दिए, टूवर्ड्स अगर एरो दिखाते हैं, तो ये हो जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। और अगर एरो अवे दिखाते हैं तो वो हो जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसमें दो ही बात दिमाग में रखना है। एक तो ये कि जिस पर हम एरो दिखाए वो इमीटर कहलाता है, पहला बात। और दूसरा बात ये कि अगर इमीटर पर एरो अवे है तो इसका मतलब है कि वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और अगर एरो टूवर्ड्स है तो मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। आयुषी हो गया। अब हम यहाँ पर एक चीज तो देख रहे हैं कि इसी में अगर हम थोड़ा बात और कर लें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही बात कर लें तो इस ढंग का स्थिति है। थोड़ा सा विड्थ जानबूझ करके बड़ा बना रहे हैं, जबकि इतना बड़ा होता तो नहीं है। ये एन टाइप का है, ये पी टाइप का है और ये भी एन टाइप का है। इसमें से एक को हम बोलते हैं इमीटर, दूसरे को हम बोलते हैं बेस और तीसरा जो है इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। ये तो क्लियर है। मतलब कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसके पास 3 टर्मिनल है। एक टर्मिनल ये, दूसरा ये, तीसरा ये। मतलब कि इसमें हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तो बोल ही सकते। इसी में एक चीज और देखिए कि ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, तो ये एक पीएन जंक्शन हो गया। ये जंक्शन नंबर 1। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो ये भी पीएन जंक्शन हो गया और इसको लिख सकते हैं दिस इज जंक्शन नंबर 2। मतलब कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें 3 टर्मिनल तो होता है, लेकिन जंक्शन कितना होता है? 2। मतलब इसी बात को लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर having 2 junctions। ट्रांजिस्टर हैविंग 2 जंक्शंस, इसको नोट कर लीजिए। और जो नोट कर लिए हैं वो लीव कर सकते हैं।